साजिश के तहत माहौल को बिगाड़ने के लिए, सांप्रदायिक तनाव लाने के लिए, आपस की शांति, मेलजोल और अमन चैन को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ असामाजिक तत्वों ने कुछ ऐसी हरकतें की हैं जो कहीं से क्षम्य नहीं है। हसपुरा प्रखंड के अमझर शरीफ देवी स्थान, चौराही रोड पे देवी मंदिर, हसपुरा रेफरल हॉस्पिटल के नज़दीक देवी मंदिर, और वहाँ एक पर्चा भी एक स्टूडियो के पास, हसपुरा में एक स्टूडियो के पास पर्चा फेंककर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया गया है। इसके पीछे निश्चित रूप से एक साजिश है और हम शांति प्रिय सनातनियों, हिंदू धर्मावलंबियों के धैर्य की परीक्षा लेने का एक गलत प्रयास किया जा रहा है। ये एक कुत्सित प्रयास है। प्रशासन से हम कड़े शब्दों में कहना चाहते हैं कि चाहे जो भी लोग हों, जिन लोगों ने अशांति फैलाने की कोशिश की है, लोगों की भावनाओं को आहत करने का, ठेस कर पहुंचाने का प्रयास किया है, सख्ती से उनसे निपटे, उनका पता लगाए कि किन लोगों ने ऐसा किया है, उनको कानून की विभिन्न धाराओं के तहत जेल के अंदर पहुंचाए। अन्यथा बाध्य होकर हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सड़क पर उतरना पड़ेगा और इस गलत काम का विरोध तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन यदि प्रशासन ने समय पर कड़ा एक्शन नहीं लिया, हम उस एक्शन की भी अपेक्षा नहीं रखते प्रशासन से। जिस तरह से एक्शन सासाराम में हुआ, नालंदा में हुआ, बिहार शरीफ में हुआ, बम फेंक रहा है कौन और जेल जा रहा है कौन? बम फट रहा है किसके घर में, जेल जा रहा है कौन? सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट था। जो वीडियो वायरल हुआ, पत्थर कहाँ से आ रहे थे, उन घरों के ऊपर किसके झंडे लगे हुए थे, सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था। बावजूद इसके एक वर्ग विशेष के लोगों को बड़ी संख्या में गलत तरीके से मुकदमों में फंसाकर जेल भेजा गया, जिसमें हमारे सासाराम के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद जी भी कई महीनों से जेल में बंद हैं। यही हाल बिहार शरीफ की स्थिति रही। गलती कर रहा है कौन, दंगा फैला रहा है कौन और जेल जा रहा है कौन? औरंगाबाद जिले में भी जिला मुख्यालय में जब बवाल हुआ था, बवाल किया किसने? बड़ी संख्या में जेल भेजा गया किसको? और उसमें ऐसे ऐसे लोगों को जेल भेजा गया था जो सेवानिवृत्त शिक्षक अपने घर पर बैठे हुए थे, या कोई बाहर से आया, जैसे ही बस से उतरा उसको पकड़ के जेल। तो इस तरह से जो दमनात्मक कार्रवाई बिहार सरकार करती है और एक वर्ग विशेष के लोगों को कमज़ोर समझकर झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल भेजने का काम करती है, तो मैं बिहार सरकार से कहना चाहता हूं कि हम बिहारियों के धैर्य की परीक्षा न लें। जब ये सब्र टूटेगा तो बिहार सरकार को इसका सामना करने में बहुत मुश्किल ही नहीं होगी, बल्कि बिहार सरकार शांति प्रिय लोगों के इच्छा शक्ति के आगे धराशायी हो जाएगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ के कोई टीचर नहीं है, तो प्राइवेट टीचर जितने भी हैं, प्राइवेट जितने भी कोचिंग चलाने वाले हैं, जितने भी ट्यूशन चलाने वाले हैं, उन लोगों के यहाँ से सफलता लोग कैसे हासिल कर रहे हैं? यही तो बात है, उनको नहीं मिल रहा है। और प्राइमरी स्कूल के टीचर के अपॉइंटमेंट में सब्जेक्ट का सवाल कहाँ उठता है? इसमें तो सब्जेक्ट वाइज टीचर होते नहीं हैं।
सब्जेक्ट वाइज टीचर तो मिडिल स्कूल से और हाई स्कूल इंटर कॉलेज में है या फिर कॉलेज में होते हैं। इसमें तो कोई व्यक्ति प्राइमरी स्कूल में कक्षा 1 से 5 तक आसानी से पढ़ा सकता है। तो ये नियुक्ति नहीं करने का एक बहाना है। सीधा सीधा ये नहीं कहकर कि हम नियुक्ति नहीं करेंगे, अपनी वादा खिलाफी से बचने, अपना चेहरा बचाने के लिए, अपनी चमड़ी बचाने के लिए ये हरकत वो लोग कर रहे हैं। बिहार में जो चुनाव के वक्त जाति धर्म के नाम पर राजनीति शुरू हो जाती है, विकास के मुद्दे पर कभी बात नहीं होती है, तो विकास के मुद्दे से जोड़ने के लिए आखिर कैसे जो है इसमें समीकरण बनाया जाएगा? भाजपा इसके लिए क्या प्लान है? देखिए, ऐसा नहीं है। बिहार में विकास के नाम पर वोट किया है और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इस बात के लिए प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी का कोई जातीय समीकरण नहीं है। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद, जातवाद और भ्रष्टाचारवाद के आधार पर चलने वाली पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के आधार पर, राष्ट्रवादी विचारधारा के आधार पर चलने वाली पार्टी है। 2005 में परिवर्तन के लिए बिहार के लोगों ने मतदान किया था और 5 से 10 तक जब भारतीय जनता पार्टी इस सरकार में थी, बिहार में विकास के कार्य हुए, कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरी। तो 2010 में बिहार के लोगों ने जात पात से ऊपर उठकर विकास और कानून और व्यवस्था की स्थिति को सामने देखते हुए मतदान किया, जिसका परिणाम ये आया था कि राष्ट्रीय जनता दल जो एक जातिवादी पार्टी है, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई पार्टी है, उनके केवल 22 विधायक 2010 के विधानसभा चुनाव में जीते। ऐसा नहीं है कि बिहार के लोग, बिहारी एकदम से जात की गंगा में बह जाते हैं। उनको विकास चाहिए, बिहार के लोगों को विकास चाहिए। हालांकि जो पार्टी, जिस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं होता, जात के आधार पर लोगों का सेंटिमेंट उभार कर वो सपोर्ट चाहती हैं, वो ये प्रयास ज़रूर करती है कि जात के आधार पर, चूँकि उनके पास विकास मुद्दा नहीं होता, उनके पास कानून व्यवस्था मुद्दा नहीं होता, ये सारी चीज़ें नकारात्मक चल रही हैं इस महागठबंधन की सरकार में, इसलिए वो प्रयास करते हैं कि जाति के आधार पर हम सपोर्ट लें। लेकिन जिस प्रकार से कई चुनावों में बिहार के लोगों ने खुलकर अपनी राय दी है, अपने मत का प्रयोग किया है, हम आगे भी इस बात की उम्मीद करते हैं कि बिहार के लोग हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विकास की जो तेज़ गति चलाई जा रही है, विकास की जो धारा चल रही है, साथ साथ गरीबों के कल्याण के लिए जो अनेक योजनाएं सफलतापूर्वक संचालित हो रही हैं, निश्चित रूप से बिहार के लोग भी उनके ऊपर गौर करेंगे, उनके ऊपर उनका विशेष ध्यान होगा और इसी को देखते हुए, इसी को सोचते हुए वो अपने मत का प्रयोग करेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जो बिहार के लिए अभी ज्वलंत मुद्दा है, पुनः एक बार महागठबंधन के लोगों ने बिहार के नौजवानों को छला है, ठगा है। सरकार की नीति से और सरकार के रवैये से बिहार के लाखों युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ठगा हुआ महसूस ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके साथ छल हो रहा है। वो ये है कि दोनों ही पार्टियों के नेताओं, जनता दल यूनाइटेड के नेता देश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी और सूबे के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव, इन लोगों ने 2020 के चुनाव से पहले और राष्ट्रीय जनता दल ने तो अपने घोषणा पत्र में ये कहा था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, हम लोग
10 लाख नौकरियां देंगे यहाँ के नौजवानों को। नौकरियां तो नहीं दी, लेकिन जिन नौजवानों के पास नौकरी है भी, उनको भी छीनने का उपाय, तरीका, नियम ये सरकार निकाल रही है। आपको स्मरण कराना चाहता हूँ कि चुनाव से पहले तेजस्वी जी पूरे बिहार में घूम घूम कर बेरोजगारी यात्रा निकालते थे। अपने मैनिफेस्टो में भी इन्होंने कहा कि हम पहले कैबिनेट में ये निर्णय लेंगे कि बिहार के 10 लाख नौजवानों को हम नौकरी देंगे। तेजस्वी जी ने यहाँ तक कहा था कि बिहार में डोमिसाइल नीति लाकर हम 90% बिहारियों को नौकरी देंगे। आगे उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में नौकरियां नहीं हैं, यहाँ के नौजवान दूसरे जगह जाकर अपने मेरिट के आधार पर नौकरी पा लेते हैं, लेकिन बिहार में उनको नौकरी नहीं मिलती। हमारी सरकार बनेगी तो हम यहाँ के नौजवानों को नौकरी देंगे। लेकिन सबसे बड़ा छल तो ये हो रहा है कि जिस डोमिसाइल नीति की बात तेजस्वी जी करते थे, उसको भूल गए। वादा खिलाफी हो रही है। नीतीश कुमार जी को ये लग रहा है कि यदि ऐसा हुआ तो ऐसा नहीं कि इसका क्रेडिट तेजस्वी जी को मिले। तेजस्वी जी को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद का लॉलीपॉप दिखाया और अपने प्रभाव में लाकर नई डोमिसाइल नीति बनाने का जो फैसला बिहार सरकार ने किया है, ये यहाँ के नौजवानों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात और उनकी आशाओं पर कुठाराघात है। जिनको नौकरी पहले से थी, जिन लोगों ने इंटर पास किया या ग्रेजुएशन किया या पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद सरकार ने उनसे टीईटी की परीक्षा ली। एक शिक्षक बनने के लिए जो अर्हता होना चाहिए, जो परीक्षा होनी चाहिए, उसको उन्होंने पास किया। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो नेशनल टेस्ट भी पास किए हैं, बीएड की डिग्री उनके पास है। बावजूद इसके अब उनसे भी कहा जा रहा है कि दोबारा आप बीपीएससी के द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में हिस्सा लीजिए, भाग लीजिए। उसमें यदि आप सफल होइएगा तब आपको पुनः नौकरी मिलेगी, आपकी पुनर्नियुक्ति होगी। ये कहीं की व्यवस्था नहीं है, ये कहीं का न्याय नहीं है। जिसको एक बार नौकरी मिल जाती है, उसके प्रमोशन के लिए कोई परीक्षा विभागीय होती है, ऐसा सुना गया। राजभाषा की परीक्षा होना या प्रमोशन के लिए कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम होना, लेकिन पुनर्नियुक्ति के लिए, नियुक्त आदमी के पुनर्नियुक्ति के लिए परीक्षा होना, ये केवल बिहार में। ये बिल्कुल ही गलत है और इन सब के पीछे कारण ये है कि राज्य सरकार नौजवानों को नौकरी देना नहीं चाहती, बल्कि उनकी नौकरी, उनकी मिली हुई नौकरी लेना चाहती है। इसलिए ऐसे ऐसे जटिल प्रावधान इसमें लाए जा रहे हैं कि बहुत कम ही अभ्यर्थी इसमें सफल होंगे और फिर राज्य सरकार पल्ला झाड़ लेगी, कहेगी कि हमने तो परीक्षा लिया था, अभ्यर्थी इसमें सफल नहीं हुए तो हम इनको नियुक्त कैसे करें। जहाँ तक डोमिसाइल का सवाल है, केंद्र सरकार की जितनी नौकरियां हैं उसमें तो बिहार के लड़कों के पास इतना मेरिट है कि वो अधिक से अधिक संख्या में उसमें सफल हो जाते हैं, कम्पीट कर जाते हैं। जैसे इस साल की यूपीएससी की परीक्षा में
बिहार के बच्चे और बच्चियां अपनी मेरिट के आधार पर जो देश का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचे ओहदे के लिए होने वाला प्रतियोगिता परीक्षा है, उसमें 20% बिहार के बच्चे सफल हुए। एक सर्वे ने भी ये कहा है कि गणित के मामले में, गणित विषय के मामले में बिहार के बच्चों में जो मेरिट है, जो मेधा है, वो दूसरे किसी राज्यों के बच्चों की तुलना में काफ़ी अधिक और अच्छा है। बावजूद इसके यहाँ के शिक्षा मंत्री कहते हैं कि यहाँ फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और मैथमेटिक्स के टीचर नहीं मिल रहे हैं। उनको बेसिक ज्ञान भी नहीं है। उनके ज्ञान पर मेरा प्रश्न है, मुझे इस बात की तकलीफ़ है कि जो व्यक्ति शिक्षा मंत्री है उसे इतना भी ज्ञान नहीं है कि प्राइमरी स्कूल के टीचर के लिए विषयवार अलग से कोई ज़रूरी नहीं है। क्लास 1 से 5 तक, कक्षा 1 से 5 तक एक ही शिक्षक सभी विषयों को पढ़ा सकता है। बेसिक स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में टीचर बहाली के लिए ये प्रश्न कहाँ से आया कि फिजिक्स के टीचर नहीं मिल रहे हैं, केमिस्ट्री के नहीं मिल रहे हैं और मैथमेटिक्स के नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब कि बिहार के शिक्षा मंत्री को शिक्षा का बेसिक ज्ञान भी नहीं है। इस बहाली प्रक्रिया की बात करें तो रोज एक न एक परिवर्तन, रोज एक न एक नया कानून, एक न एक जटिलता लाई जाती है और उसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि यहाँ के बच्चे उसमें सफल नहीं हो सके, सरकार को उनको नियुक्त ना करना पड़े। और जिस तरह से इन्होंने दरवाज़ा खोला है उसमें इस बात की पूरी संभावना है कि हमारे बच्चे जो पहले से नियुक्त हैं वो भी घर बैठ जाएंगे और दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी इसमें सफल होंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को पिछले 33 वर्षों में बड़े भाई और छोटे भाई ने मिलकर ध्वस्त कर दिया। यहाँ के सरकारी स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन है ही नहीं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है ही नहीं और आधे से अधिक विद्यालयों में तो शिक्षक ही नहीं है। यहाँ बच्चों के अनुपात में जितने शिक्षक होने चाहिए, चाहे वो प्राइमरी हो, मिडिल हो, हाई स्कूल हो या इंटर कॉलेज हो या कॉलेज हो, कहीं भी मानक के अनुसार शिक्षक नहीं है। तो ना तो शिक्षक हैं और जो हैं या यहाँ की शिक्षा, जो भी बच्चे यहाँ के बिहार के बच्चे किसी केंद्रीय परीक्षा में सफल होकर नौकरी पा रहे हैं, वो बिहार के सरकारी विद्यालयों में पढ़कर नहीं बल्कि अपने बल पर किसी निजी शिक्षण संस्थान में कोचिंग लेकर या किसी निजी विद्यालय में पढ़कर या बिहार से बाहर शिक्षा ग्रहण कर। बिहार के सरकारी विद्यालय के भरोसे आज हर व्यक्ति को ये पता है, इसीलिए ना तो यहाँ का कोई मंत्री अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजता है, ना तो कोई अधिकारी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजता है। यहाँ की सरकार, यहाँ के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, दोनों दलों के नेता अपनी पीठ अपने से थपथपा लेते हैं और कहते हैं कि यहाँ सब कुछ अच्छा है। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ा धोखा हमारे नौजवानों के साथ किया जा रहा है जो कहीं से क्षम्य नहीं है और इसमें बड़ी संख्या में 4 लाख वैसे शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं जो ऑलरेडी नियुक्त हैं। इसके अलावा 1 लाख
और नियुक्त करने की बात हो रही है। तो कम से कम 5 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं और 5 लाख का परिवार। सबसे दुखद तो यह है कि जब अपनी वाजिब बात को लेकर सरकार नहीं सुन रही थी, मजबूर होकर, लाचार होकर, विवश होकर इन बच्चों और बच्चियों ने आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया, तो उन बच्चों के ऊपर ही केवल लाठीचार्ज परसों दिन नहीं हुआ, बल्कि बच्चियों के कपड़े तक फाड़ दिए गए। ये कहाँ का संस्कार है? ये कहाँ की व्यवस्था है? ये कहाँ का न्याय है? सबसे दुखद आश्चर्य तो इस बात का भी है कि जो व्यक्ति लोकनायक जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति आंदोलन का उपज है, आज बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हैं, उनके राज में, उनके शासनकाल में आंदोलन पर उतारू शिक्षकों को या किसी को आए दिन लाठीचार्ज का सामना करना पड़ रहा है। जो आदमी खुद ही आंदोलन की उपज है, उसने साफ आदेश निकाल कर ये कहा कि जो सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, उनके ऊपर मुकदमा होगा और उनको जेलों में ठूस दिया जाएगा। उनको ये सोचना चाहिए कि आप भी तो आंदोलन की उपज है। उस समय से आज की व्यवस्था ज़्यादा खराब है, ज़्यादा बदतर है। 1974 से ज़्यादा बदतर स्थिति 2023 की है। और जो पार्टी 1974 के बदतर स्थिति के लिए जिम्मेवार थी, दोषी थी, उसी पार्टी के साथ मिलकर आज आप सरकार चला रहे हैं। इसलिए ये डिरेल हो गए। डिरेल इसलिए हुए कि कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर ये सरकार चला रहे हैं, वरना किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आंदोलन की उपज का कोई व्यक्ति जब खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाएगा तो आंदोलनकारियों, उसमें भी शिक्षक आंदोलनकारियों को इस तरह से रौंद देगा, इस तरह से कार्रवाई करेगा, ये हम लोगों ने सोचा भी नहीं था। चुनाव से पहले, और ये मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल एविडेंस के साथ कह रहा हूँ। मोतिहारी में तेजस्वी जी ने एक चुनावी सभा में कहा, ये बेरोजगार यात्रा निकाले हैं और आम जनता से पूछते हैं कि बिहार में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अब ये तो मजाक हो गया, भ्रष्टाचार, महंगाई, गरीबी, ये सारी चीज़ें पिछले 33 वर्षों में दोनों बड़े और छोटे भाइयों के शासनकाल में ये सारी चीज़ें बढ़ी हैं। इसमें से एक चीज़ भी घटी नहीं है, ये सारी चीज़ें बढ़ी हैं। अगर देखना है इनको तो बगल के प्रदेश उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड देख लें, जहाँ 2017 के बाद बेरोजगारी का भी दर कम हुआ है और प्रति व्यक्ति आमदनी भी बढ़ी है। उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद प्रति व्यक्ति आमदनी भी बढ़ी है और बेरोजगारी का दर भी घटा है, जबकि बिहार में ये सारी चीज़ें बढ़ी हैं। तो इस तरह से जनता को ठग रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। जो बात तेजस्वी जी ने खुद कहा उस पर अब वो अमल नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने उनको लॉलीपॉप दिखा दिया मुख्यमंत्री का, और नीतीश कुमार जैसे चाह रहे हैं वैसे करा रहे हैं। नीतीश कुमार अब ये मानकर चल रहे हैं कि ये हमारी अंतिम पाली है, अब आगे मेरा कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए जनता मेरे साथ रहे ना रहे, मेरे समर्थन में रहे ना रहे, इससे हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो अपना राजनीतिक भविष्य समझ चुके हैं, इसलिए इतना बड़ा छल, इतना बड़ा विश्वासघात
वो बिहार के नौजवानों के साथ कर रहे हैं। बिहार सरकार ने, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा छल किया। तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि सरकार बनने पर डोमिसाइल कानून लागू कर 90% बिहारियों को रोजगार देंगे। शिक्षक बहाली की अधिसूचना में 12 दिन में सरकार ने 12 बार संशोधन किया। ये तो हमने पहले कहा गया। पहले से बहाल 4 लाख शिक्षकों को सरकारी दर्जा देंगे, ये भी कहा था। 1 लाख पीटी पास अभ्यर्थियों को तत्काल बहाल करेंगे, ये भी बोले। हमने ये कहा कि 4 लाख और 5 लाख। शिक्षा मंत्री का तो हमने कह ही दिया कि कह रहे हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में और इंग्लिश में टीचर नहीं मिल रहे हैं।